आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे कला, साहित्य और परफॉर्मेंस के जरिए तय की गई इंसानियत की उस लंबी और अद्भुत यात्रा के बारे में जो सदियों से चली आ रही है। हम देखेंगे कि कैसे जंगलों में रहने वाले आदिमानव की शुरुआती अभिव्यक्तियां आज के इस बेहद आधुनिक और जटिल रंगमंच में बदल गईं। ये एक ऐसा सफर है जो हमारे गुजरे हुए कल को हमारे आज से बहुत ही गहराई से जोड़ता है। अब सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इंसान आखिर परफॉर्म क्यों करता है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये हमें सीधे मानव अभिव्यक्ति की बिल्कुल शुरुआती जड़ों तक ले जाता है। क्या ये सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए है, या फिर इसका कोई बहुत गहरा अर्थ है? क्या पता इसका सीधा नाता हमारे जिंदा बचने की जद्दोजहद से रहा हो। आज हम इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, मानवीय अभिव्यक्ति की उत्पत्ति। दूसरा, रंगमंच के तत्व। तीसरा, पश्चिम बनाम पूर्व की बहस। चौथा, एशियाई रंगमंच की परंपरा। और आखिर में हमारी सांस्कृतिक जड़ों में एकता। सेक्शन 1, मानवीय अभिव्यक्ति की उत्पत्ति। सर्वाइवल यानी अस्तित्व बचाने से लेकर कहानी कहने तक का सफर। एक पल के लिए इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमें इतिहास के उस विशाल कालखंड का एक स्ट्रक्चर देती है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह सब आदिम काल में शुरू होता है, उन शुरुआती धार्मिक अनुष्ठानों और गुफा चित्रों के साथ, जब इंसान शायद प्रकृति की ताकतों को खुश करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम सीधे 5वीं सदी ईसा पूर्व में छलांग लगाते हैं, जहां यूनानी या ग्रीक नाटकों का उदय होता है। और उसके बाद लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास भारत में नाट्यशास्त्र जैसे महान ग्रंथ का संकलन होता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात नोटिस करने वाली है। आदिम काल की कला हवा में नहीं बनी थी, वो बिल्कुल उस समय के समाज की एक सच्ची तस्वीर थी। स्रोतों को देखें तो पता चलता है कि पाषाण काल के उन गुफा चित्रों में हमें आदिम मानव शिकार करते हुए तो साफ दिखाई देते हैं, लेकिन खेती करते हुए या हल चलाते हुए किसानों का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी वास्तविकता वही थी। वो समाज पूरी तरह से जंगलों तक सीमित था और उन्होंने पत्थरों पर वही उकेरा जो उनका रोजमर्रा का जीवन था। और यही बात शानदार ढंग से हमें ये भी समझाती है कि हमारे शब्द कैसे विकसित हुए। जैसे जैसे आदिम अनुष्ठान थोड़े और व्यवस्थित होने लगे, तो एक खास जगह की जरूरत महसूस हुई। ये जो शब्द है ना, थिएटर, ये असल में यूनानी शब्द थिएट्रॉन से निकल कर आया है। इसका सीधा और सरल सा मतलब होता है देखने का स्थान। मतलब एक ऐसी जगह जहां दर्शक आराम से बैठकर किसी भी घटना या परफॉर्मेंस को अपनी आंखों से देख सकें। सेक्शन 2, रंगमंच के तत्व। वो कौन सी चीजें हैं जो एक प्रदर्शन को मुकम्मल बनाती हैं? आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इतिहास का कोई भी पन्ना पलट लीजिए, किसी भी परफॉर्मेंस के अस्तित्व में आने के लिए ये 5 चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं। एक कहानी या विषय वस्तु चाहिए, उसे करने के लिए एक भौतिक स्थान यानी स्पेस चाहिए, उसे दुनिया के सामने लाने वाला एक कलाकार चाहिए, उसे देखने वाले दर्शक चाहिए, और सबसे ज़रूरी, ये सब एक तय समय सीमा के अंदर होना चाहिए। लेकिन इन सब में जो सबसे अहम कड़ी है, जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, वो है हमारा कलाकार, हमारा अभिनेता। सोर्स मटेरियल के मुताबिक शुरुआती परफॉर्मेंस पूरी तौर पर अभिनेता केंद्रित होते थे। एक अभिनेता महज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मंच पर आकर रटी रटाई लाइनें बोल दे। वो असल में एक डीड मेकर यानी कर्म करने वाला है, जो अपनी कला से उस पूरी कहानी को सच में बदल देता है। सेक्शन 3, पश्चिम बनाम पूर्व, परंपराओं और विचारधाराओं का बंटवारा। अब यहाँ से इतिहास साफ तौर पर 2 अलग अलग रास्तों में बंटता हुआ दिखता है। एक तरफ था पश्चिमी रंगमंच, जो अरस्तू के मॉडल पर चल रहा था। ये काफी यथार्थवादी था, पूरी तरह से लिखित टेक्स्ट या स्क्रिप्ट पर टिका था, और इसने खुद को धार्मिक अनुष्ठानों से बिल्कुल अलग कर लिया था। इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन था। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी रंगमंच एक अलग ही धुन में मगन था। ये अत्यधिक प्रतीकात्मक था, जहां कहानी को शब्दों से ज्यादा नृत्य और संगीत के जरिए कहा जाता था। पूर्व ने कभी भी प्रकृति और उन प्राचीन अनुष्ठानों से अपना नाता नहीं तोड़ा। और मजे की बात तो ये है कि पूर्वी कला की इसी गहराई और संपूर्णता ने अंततः पश्चिमी विचारकों को भी अपना दीवाना बना लिया। जब एंटोनिन आर्टॉट जैसे दिग्गज पश्चिमी विचारकों ने एशियाई प्रदर्शनों को देखा, तो वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध रह गए।
उन्होंने इसे बिल्कुल सटीक शब्दों में कुछ यूं कहा, प्राचीन लय और हाव-भाव का एक जादुई भंडार। ये इस बात का सबूत था कि एशियाई परफॉर्मेंस महज एक नाटक नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा का एक मिलाजुला उत्सव है। सेक्शन 4, एशियाई रंगमंच की परंपरा, यथार्थवाद से कहीं ऊपर, प्रतीकवाद की दुनिया। अब जब भी भारतीय कला और रंगमंच की बात होती है तो सुई हमेशा इस एक महान और प्राचीन ग्रंथ पर आकर रुक जाती है, नाट्यशास्त्र। इसे भरत मुनि ने रचा था, और सच कहूं तो ये महज एक किताब नहीं है। ये पूरी की पूरी भारतीय ललित कलाओं, हमारे संगीत और हमारे शास्त्रीय नृत्य की नींव है। इसी एक ग्रंथ ने तय किया कि भारतीय कला का रंग, रूप और नियम क्या होंगे। इस नाट्यशास्त्र के अंदर भी हमें कला के जरिए समाज की एक साफ तस्वीर देखने को मिलती है। इसमें प्रस्तुति के 2 मुख्य रूप बताए गए हैं। पहला है नृत्यधर्मी। ये कला का बहुत ही संभ्रांत, एलीट और शास्त्रीय रूप था। इसके कड़े नियम होते थे और इसे अक्सर राजसीय या सामंती शक्तियों द्वारा आयोजित किया जाता था। इसके ठीक उलट था लोकधर्मी। नाम से ही जाहिर है, ये आम लोगों का, समुदाय का रूप था। इसमें कोई कड़े नियम नहीं थे, ढांचा बिल्कुल आज़ाद था और ये सीधे तौर पर लोगों के त्योहारों और रीति रिवाजों का हिस्सा था। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे अलग अलग युगों में हमारे महान नाटककारों ने इस कला को अपने अपने तरीके से जिंदा रखा। भास ने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े महाकाव्यों को आम जनता के लिए नाटकों में ढाल दिया। फिर कालिदास आए, जिन्होंने अपने रोमांटिक नाटकों में इंसान और प्रकृति को एक कर दिया। शूद्रक ने उस दौर में सामाजिक विसंगतियों को मंच पर ला खड़ा किया। और आधुनिक युग में आते आते रवींद्रनाथ टैगोर ने हमारे रंगमंच में एक नई गीतात्मकता और गहरी भावनात्मक लय भर दी। सेक्शन 5, सांस्कृतिक जड़ों में एकता, साहित्य कैसे समाज का आईना बनता है। जैसा कि इन सभी स्रोतों के विश्लेषण से साफ होता है, कोई भी कला या साहित्य शून्य में नहीं बनता। वो सीधे तौर पर उस समय और उस समाज का अक्स होता है जिसमें वो रचा गया है। जब हम साहित्य को उसकी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़कर देखते हैं तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इंसान की भावनाएं और उसका इतिहास आपस में कितनी गहराई से गुंथे हुए हैं। ये एक ऐसे बड़े दर्पण की तरह है जो पूरे समाज को एक साथ दिखाता है। स्रोत मटेरियल के मुताबिक इस साझा सांस्कृतिक आधार को समझने के बहुत गहरे और सकारात्मक नतीजे हो सकते हैं। खासतौर पर भारत के संदर्भ में, जब हम उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को अलग अलग देखने के बजाय एक ही विशाल संस्कृति के हिस्सों के रूप में देखते हैं, तो इससे हमारी सामाजिक एकता को जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। ऐसा करने से समाज में फैलने वाले उस क्षेत्रवाद के काले धुएं को रोका जा सकता है जो अक्सर लोगों को बांटने का काम करता है। यह नजरिया हमें उन सभी विभाजनों से ऊपर उठने में मदद करता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर इंसानियत अपनी इन साझा सांस्कृतिक और कलात्मक जड़ों को पूरी तरह से भूल जाए तो हमारे भविष्य का क्या होगा? क्या हम एक समाज के तौर पर एकजुट रह पाएंगे? कला, साहित्य और रंगमंच सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये हमारी सामूहिक चेतना का वो धागा है जो हमें जोड़े रखता है। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।